Hello everyone, welcome to all. Yesterday we had studied two expressions. First expression is the relation between drift velocity with relaxation time. And second expression is the electric current and drift velocity. Here first expression, Vd is equals to minus capital E tau upon m, where Vd is the drift velocity, E is the electric field, tau is the relaxation time, average relaxation time, and m is the mass of that charge. Minus sign indicate that the drift velocity, direction of drift velocity of electron is opposite to that of the electric field. This expression is in vector form. If we write this expression in magnitude form, then we neglect here negative sign. Then it is written as Vd is equals to only E tau upon m. We have removed here vector sign. Okay, so this is magnitude form and this is its vector form. Second expression is the relation between electric current and drift velocity, which is given as I is equals to NeaVd, where n is the number of free electrons per unit volume present in a conductor. E is the magnitude of elementary charge, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. A is the area of cross section area of that conductor. Vd is the drift velocity. It means if with increasing drift velocity, current flowing through the conductor also increases. Now today we are going to study about electron mobility. Electron mobility. Electron mobility is denoted by mu. Okay, so mu is the sign जिसके थ्रू हम किसको यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को इंडिकेट करेंगे. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी is defined as the drift velocity acquired by free electrons per unit strength of the electric field applied across the conductor. So according to definition, what is this? Drift velocity acquired means Vd. Drift velocity acquired by electron per unit, per means upon, divided, okay, divided by per unit strength of the electric field, strength of the electric field applied across the conductor. It means कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोवाइड कराते हैं बैटरी के थ्रू, तो उस केस में इस कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर पाता है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराने पर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. और सिंपल फॉर्म में हम ये भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पता ही है आपको कि जो हम यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कोई सा भी अगर सॉलिड कंडक्टर हो तो उस केस में जो भी वहाँ पे करंट कैरी करता है वो कौन, किसी की वजह से करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो इसलिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी मीन्स कि वो किस फॉर्म में वहाँ पे मोबाइल फॉर्म में है, कितनी ईजिली वहाँ पे से क्या कर पा रहा है, मोशन की फॉर्म में यहाँ पे ईजिली वो जा पा रहा है, मूव कर पा रहा है. सो कितना ईजिली उस कंडक्टर के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर पा रहा है जब हम उस कंडक्टर को किसके अक्रॉस यहाँ पे कनेक्ट कर दें, किसी भी बैटरी के अक्रॉस उसे कनेक्ट कर दें, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. और इससे हमें पता लग रहा है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मोबिलिटी होगी. ठीक है, तो मोबिलिटी से आपको सिर्फ याद रखना है उस इलेक्ट्रॉन के मोशन से कि किस हिसाब से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है. अगर वो स्विफ्टली, बिल्कुल क्लियरली, स्पीडीली वहाँ पे मोशन कर रहा है तो इट मीन्स उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है, ज़्यादा है. ओके, सो बाय डेफिनेशन म्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू Vd अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई. ना इसको अगर हमें और अच्छे से लिखना है तो और अच्छे से लिखने के लिए सबसे पहले इसकी हम यहाँ पे यूनिट निकाल लेते हैं. अगर मुझे यहाँ पे इसकी यूनिट निकालनी है इसी के डेफिनेशन वाले फॉर्मूले के टर्म्स में, तो क्या होगी, वेलोसिटी को हम किस में यहाँ पे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड के टर्म्स में. इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करते हैं, SI यूनिट न्यूटन पर कूलम.
तो अगर प्रॉपरली इसकी यूनिट लिखी जाए सो मीटर कूलाम सेकेंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स, तो हम इसकी यूनिट ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी और कौन कौन सी यहाँ पे फॉर्मूले निकलेंगे, तो हमें पता है वीडी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ई टॉ अपॉन एम, तो वीडी का फॉर्मूला रख देते हैं ई इन मैग्नीट्यूड फॉर्म ई टॉ अपॉन एम एंड ई कैपिटल ई एज इट इज़, कैपिटल ई से कैपिटल ई कट हो जाएगा और हमारे पास म्यू का फॉर्मूला निकल के आएगा सेकेंड फॉर्मूला ई टॉ अपॉन एम। तो अगर आपसे रिलेशनशिप पूछ लिया गया इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम का, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसे कंप्लीट करना है। सो इट मीन्स विद इंक्रीजिंग रिलैक्सेशन टाइम, जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का, जितना ज़्यादा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, उतनी ही ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी। ओके, ये हो गया इसका सेकेंड फॉर्मूला। अगर अब मुझे यहाँ पे इससे थर्ड फॉर्मूला डिराइव करना है, थर्ड फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आई का फॉर्मूला हमें पता है, ये ऊपर लिखा हुआ है, आई इज इक्वल्स टू क्या है, NeAVD। ओके ना, उसके बाद हमें पता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर टर्म फर्स्ट वाले फॉर्मूले के हिसाब से, फर्स्ट पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, VD की जगह VD इज इक्वल्स टू म्यू के साथ क्या इंटू में चला जाएगा ई, VD इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। यहाँ पे पुट करेंगे आई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, NeA म्यू ई। ओके ना, यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं इसके थ्री फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। म्यू इज इक्वल्स टू VD अपॉन ई, सेकेंड फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू ई टॉ अपॉन एम, एंड थर्ड फॉर्मूला यहाँ से अगर मैं म्यू का फॉर्मूला निकालूँ आई अपॉन NeAE। थर्ड फॉर्मूला, थ्री फॉर्मूलेज यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो इसके हिसाब से ये देखा जाए तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर के थ्रू, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वहाँ पे मोबिलिटी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे इसकी एसआई यूनिट सेकेंड टर्म्स में लिखनी है, दूसरे टाइप, अगर यहाँ पे हम बात करें इसकी दूसरी एसआई यूनिट की, तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे इसकी दूसरी एसआई यूनिट भी देख लेते हैं, VD अपॉन ई। तो उस केस में क्या बनेगी, अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी को किसके फॉर्म में हम यहाँ पे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, E इज इक्वल्स टू व्हाट, V इंटू एल, V/L, जो कि हमने इससे पहले वाली यूनिट में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अगर इसके हिसाब से निकाले इसकी यूनिट तो क्या निकल के आएगी, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, और अपॉन में क्या है, लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर के हिसाब से, सो वोल्ट पर मीटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ पे रख दूँ मैं तो क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ऊपर मीटर। तो इट मीन्स इसकी सेकेंड एसआई यूनिट क्या निकल के आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। तो ये एसआई यूनिट भी आपको याद रखनी। ये अलग अलग एसआई यूनिट्स आपको इसलिए लिखाई जा रही है बिकॉज अगर न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी नहीं लिख के दिया गया, सिर्फ वहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू लिख के दे दी और साथ ही साथ वहाँ पे उसकी एसआई यूनिट लिख के दे दी, तो आप उसकी एसआई यूनिट के थ्रू भी आप पहचान सकते हो कि ये पर्टिकुलर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन दे रखी है। ओके, सो अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक पे चलते हैं, ये हो गई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। सेकेंड टॉपिक इज करंट डेंसिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करंट डेंसिटी। ये सारी क्वांटिटीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी से भी रिलेटेड आपसे रिलेशन पूछ लिया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को कैपिटल J से भी इंडिकेट करा सकते हैं और स्मॉल j से भी इंडिकेट करा सकते हैं। नाउ व्हाट इज करंट डेंसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग through per unit area of cross section of conductor. Means current density is defined as the electric current flow per unit area of cross section of conductor I/A. Okay, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से उस पर्टिकुलर कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है उसे हम कहते हैं उसकी करंट डेंसिटी। सो इसमें यहाँ पे टोटल करंट की बात नहीं होती, बल्कि उसके पर यूनिट एरिया के हिसाब से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो होती है यहाँ पे करंट डेंसिटी। और आपको ये चीज़ याद रखनी कि यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है
वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जे के ऊपर वेक्टर I अपॉन ए। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे एक और फॉर्म में इसको लिखना है, तो एक और फॉर्मूले के फॉर्म में से लिखना है, तो आपको पता ही है आई का फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा हुआ ये NEAVT, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो डेरिवेशंस होती है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही सॉल्व की जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे आई का फॉर्मूला लिख लूँ, J इज इक्वल्स टू NEAVT अपॉन ए से ए कट, सो J का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा करंट डेंसिटी का NEVT। इट मीन्स जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर कंडक्टर की करंट डेंसिटी। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसका दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है, VD का फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिख ही रहा है, E टॉ अपॉन M। तो J इज इक्वल्स टू NE एज इट इज़, VD का फॉर्मूला लगा दीजिए, E टॉ अपॉन M इंटू E स्क्वायर। सो J का फॉर्मूला एक और आगे NE स्क्वायर E टॉ अपॉन M। इट मीन्स जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम उतना ही ज़्यादा वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंडक्टर की करंट डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे भी सिमिलरली जैसे हमने इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के फॉर्मूलेज निकाले, वैसी करंट डेंसिटी के भी यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज निकल के आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इसकी जो SI यूनिट है वो क्या हो सकती है। तो SI यूनिट आप इजीली बता सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से, I/A वाले फॉर्मूले से। I मीन्स एम्पियर एंड A मीन्स एरिया, एरिया मीन्स पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर किसकी SI यूनिट है यहाँ पे, करंट डेंसिटी की। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ये टॉपिक आपने इससे पहले क्लास 10th में भी स्टडी किया होगा बहुत अच्छे से, और वही टॉपिक अब यहाँ पे 12th क्लास में भी रिपीट हो रहा है। और ओम्स लॉ अगर हम देखें तो ओम्स लॉ किसके लिए मोस्टली यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है ओनली फॉर कंडक्टर्स। ओनली फॉर कंडक्टर्स मीन्स कि सिर्फ कंडक्टर्स ही इस लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, और किसी पर्टिकुलर मटेरियल में ये लॉ फुलफ़िल नहीं होता है। सो ऐसे कंडक्टर्स जो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर्स हुए, वो कंडक्टर्स जो किस लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को। अब ये ओम्स लॉ होता क्या है, सो इट स्टेट्स दैट द फिजिकल क्वांटिटीज़ or the physical conditions like temperature, pressure, mechanical strain, etc. remaining unchanged, then the total potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ओम्स लॉ में क्या है कि जो भी हम उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन निकल के आता है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर कंडक्टर से करंट भी बढ़ता जाएगा। ओके, बट वो कब तक, जब तक उसकी सारी फिजिकल कंडीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही है, रिमेन्स अनचेंज्ड है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब हमें क्या रखना है, वहाँ पे नॉर्मल रखना है, कांस्टेंट रखना है, अनचेंज रखना है। तो जब वो अनचेंज होगा तो उस केस में जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन निकल के आएगा उसकी करंट के। तो जब इस तरीके से हमारे पास एक ये लॉ बना है तो उसका एक यहाँ पे हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें y एक्सिस हमें इंडिकेट करवाता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को और x एक्सिस में इंडिकेट करते हैं हम करंट फ्लोइंग को। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेशन है, तो इट मीन्स ये जो हमारे पास ग्राफ है वो किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा, बिल्कुल लीनियर फॉर्म में और स्ट्रेट फॉर्म में। ठीक है, तो स्लोप बिल्कुल कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग फॉर्म में बनेगा और स्ट्रेट बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास ओम्स लॉ का ग्राफ। नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आता है कि जब हम बात करें इसे आगे सॉल्व करने की, तो इट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, R। व्हाट इज R? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R है यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो एक ये कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला है तो इट मीन्स कि R, उस पर्टिकुलर कंडक्टर का R जो है वो ऑलवेज रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर
अगर ये लॉ वहाँ पे फुलफिल हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस आपको पता ही है क्या होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है उस पर्टिकुलर कंडक्टर की कि जब उस पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो करंट के पाथ में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या हर्डल या जो भी हम बोल सकते हैं उसके बीच में जो भी रुकावट पैदा हो रही है, तो जिस भी क्वांटिटी की वजह से होती है वो क्या होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, सो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हुआ, द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस इन द फ्लो इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, इट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें तो R की वैल्यू ऑलवेज क्या निकल के आएगी, कांस्टेंट निकल के आती है। ठीक है, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से V इंक्रीज़ होगा उसी हिसाब से I इंक्रीज़ होगा। तो जब हम यहाँ पे दोनों को एक ही फॉर्म में इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेशियो होता है वो ऑलवेज क्या निकल के आता है, कांस्टेंट। तो हम मान के चल लेते हैं, किस तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, एक कंडक्टर है, उसमें मैंने V की वैल्यू कितनी सेट कर रखी है, 2 वोल्ट सेट कर रखी है, और I की वैल्यू मैंने वहाँ पे सेट कर रखी है 4 एम्पियर। तो अगर मुझे यहाँ पे R की वैल्यू निकाले तो फॉर्मूला लग जाएगा 2/4, तो कितना निकल के आएगा, 1/2 ओम निकल के आएगा। और अगर मैं इसका सेकंड केस लूँ कि हमने V की वैल्यू कितनी ले रखी है, 3 वोल्ट ले रखी है, ठीक है, इंक्रीज़ कर दी है, तो उस केस में I की भी वैल्यू क्या होगी, देखो क्योंकि ओम्स लॉ में क्या है, V इंक्रीज़ करेंगे तो I भी इंक्रीज़ करेगा डायरेक्टली फॉर्म में, तो I कितना हो गया वहाँ पे 6 वोल्ट हो गया। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ इसका रेजिस्टेंस तो वो कितना निकल के आएगा। अब देखो चेंज तो हुआ है, इंक्रीज़ तो हुआ है, लेकिन जो हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा, वो बिल्कुल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 1/2। तो इट मीन्स कि विद इंक्रीजिंग V I also increases and the value of resistance will always remains constant if all physical condition remains unchanged। okay, now इस resistance की जो SI यूनिट है वो क्या है, resistance की जो SI यूनिट होती है, अभी मैंने एक नाम बोला था जिसको क्या बोलते हैं, ओम। तो जिस लॉ के हिसाब से यहाँ पे नाम दे रखा उसी हिसाब से इसकी क्या है, यूनिट है ओम, और इसको हम इंडिकेट करते हैं इस पर्टिकुलर साइन से, दिस इज ओम। वैसे इस पर्टिकुलर साइन का जो मीनिंग होता है, इस साइन को जो हम बोलते हैं वो साई बोलते हैं, ठीक है, ओम होता है ये, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो है हमें यहाँ पे किसका इंडिकेशन दे रहा है, ओम का इंडिकेशन दे रहा है। ओम इज़ दी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं इसकी सेकंड आपको SI यूनिट पूछूँ कि क्या बन सकती है, तो R का फॉर्मूला भी आपको लिखाया था V/I करके, तो 1 ओम इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इट मीन्स कि क्या होगी इसकी यूनिट, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ पे हम 1 ओम को वोल्ट पर एम्पियर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम इसके इन्वर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पे देखो इस ओम को उल्टा पढ़ूँ तो क्या निकल के आएगा, MHO, मो। ओके, तो MHO, मो इन्वर्स भी क्या होती है, इस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की क्या होती है, SI यूनिट। तो मोस्टली अभी आपको ओम ही याद रखने, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स होता है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मोस्टली हम ओम में ही देते हैं। ओके, नाउ ये रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कैसे आती है उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर। तो कल मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर है, कंडक्टर में जो भी करंट कैरी होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी बैटरी लगा देते हैं तो बैटरी लगाने पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टर्मिनल से दूसरे पर्टिकुलर टर्मिनल में जाते हैं। कहाँ से कहाँ की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो आपको पता है, कल मैंने बताया था, ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्लो नहीं करते हैं, ये कोलाइड करते हैं बीच में आने वाले पॉजिटिव आयंस जिनको हम कर्नेल्स कहते हैं, कर्नेल्स के साथ, एटम्स के साथ, जिसकी वजह से इनका पाथ कैसा बनता है, जिगजैग बनता है, लेकिन ये इनका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है।
तो जो बीच में पॉजिटिव आयंस है जिनके साथ इनका कोलिजन हो रहा है, तो उसकी वजह से इनके पाथ में बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड थ्रू कंडक्टर they collide against the ions and atoms. As a result, their motion is opposed. This opposition offered by ions and atoms is termed as the resistance of conductor. Okay. Now इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वांटिटी आती है रेजिस्टिविटी, जिसको हम इंडिकेट कराते हैं किससे, रो से। नाउ इस रेजिस्टिविटी का एक दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। specific resistance. Now what is this resistivity और specific resistance? तो आपको याद रखना है, it is resistance offered, ये एक ऐसे तरीके का रेजिस्टेंस है, it is a resistance offered by a wire of unit length and unit area of cross section. It means कि समझ लीजिए हमने कोई एक कॉपर वायर लिया है, ओके, कॉपर वायर लिया है जिसकी लेंथ मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना मान लिया है इसका, 1 मीटर स्क्वायर। ऑलवेज हम, आपको पता ही है कि एरिया को हम ऐसा यूनिट में लेते हैं मीटर स्क्वायर। तो जब हम बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है कि ये जो वायर है जब हम इस पर करंट फ्लो कराएंगे तो इसके पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, पर यूनिट लेंथ मीन्स कि इसके 1 मीटर पार्ट में, पर मीन्स अपॉन, यूनिट मीन्स 1, ठीक है, पर यूनिट लेंथ मीन्स कि 1 मीटर, ओनली 1 मीटर पार्ट लेना है, ठीक है, एंड 1 मीटर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ, ये इस तरीके से बनेगा, जिसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो इतने अमाउंट, इतना पर्टिकुलर, अगर मैं इसको 10 टाइम्स आगे ऐसे जोड़ दूं तो ये पूरा 10 मीटर का क्या बन जाएगा, एक पूरा कॉपर वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितना भी ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। तो आपको पता है इतने एरिया में भी रेजिस्टिविटी जितनी, समझ लीजिए रो है तो रो ही रहेगी, इसके आगे अगर हम एक और पर यूनिट इसका पार्ट लेते हैं उसमें भी रो ही रहेगी, इसके आगे भी अगर हम इसका एक और पर यूनिट वाला पार्ट लेते हैं तो उसमें भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रो ही रहेगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, आपको एक चीज़ बता देते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन मटीरियल ऑफ कंडक्टर, मटीरियल ऑफ कंडक्टर कि किस मटीरियल का कंडक्टर बना है। और दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, ये भी आपको याद रखना है। ये और लेंथ वगैरह पे किसी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है ये लेंथ तो ऑलवेज हम पर यूनिट ही लेंगे और एरिया भी पर यूनिट लेंगे, वो तो फिक्स्ड है। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे और टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी। मटेरियल अगर हमने एक ही ले रखा है कंडक्टर का तो तभी भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। एक एग्जांपल की फॉर्म में हम देख लेते हैं। समझ लीजिए आप कहाँ गए, शॉप में गए, ठीक है, शॉप में गए तो आप कॉपर वायर लेके आए, ठीक है, पूरा एक रोल लेके आ गए उसका। अब जब आप उसका पूरा एक रोल लेके आ गए तो आपने क्या करा, कॉपर वायर, 2 अलग अलग कॉपर वायर ले ली। एक जो कॉपर वायर है इसकी लेंथ जो है वो है 10 मीटर, ठीक है, और सेकंड जो कॉपर वायर है इसकी लेंथ है 2 मीटर। तो आपको ये बताना है दोनों में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी, या रेजिस्टिविटी का रेशियो दोनों का क्या होगा, ठीक है। ρ1/ρ2 निकालना है, तो क्या निकल के आएगा। तो अभी आपको पता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड तो करती नहीं। रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर एंड ऑल्सो इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों में डिपेंड नहीं करती है। और मटीरियल दोनों का क्या है, ऑब्वियसली सेम ही है, इसका भी कॉपर है इसका भी कॉपर है, तो इट मीन्स दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। इसकी भी रो होगी और नीचे वाले की भी क्या होगी, रो होगी। जब इसे कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1:1।
ओके। सो अगर मटेरियल सेम है तो इट मीन्स रेजिस्टिविटी दोनों के केस में क्या निकल के आएगी, सेम आएगी, चाहे वहाँ पे उसकी लेंथ कैसी भी दे रखी हो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना भी दे रखा हो, ठीक है। बट ये तो था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेकिन अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या कॉपर वायर ऑफ 10 मीटर एंड कॉपर वायर ऑफ जो भी हमने 2 मीटर ले रखा, दोनों के केस में रेजिस्टेंस सेम निकल के आएगा? तो आंसर है नो, बिकॉज रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। रेजिस्टिविटी तो सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, अभी यहाँ पे मैंने बताया मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर एंड टेम्परेचर। उसके अलावा और भी जो उसकी क्वांटिटीज़ हैं कंडक्टर की उस पर भी डिपेंड करती है, लेकिन मोस्टली अभी आपको यही याद रखना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है मटीरियल ऑफ दैट कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, तो क्या होगा? तो ये याद रखना कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना ज़्यादा हम लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाते रहेंगे उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा? क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ाते रहेंगे उतने ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते रहेंगे, और उन नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज़्यादा लॉन्ग पाथ कवर करना पड़ेगा। और लॉन्ग पाथ आपको पता है कोलाइड करते हुए करना पड़ेगा, चाहे वो जा रहे इधर की से इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जब उन्हें जाना है तो पता ही है आपको कॉलिजन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लॉन्ग पाथ उतना ज़्यादा कॉलिजन सफ़र, और कॉलिजन को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ कंडक्टर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। दूसरी चीज़ अब ये समझ लीजिए कि अभी तक तो वहाँ पे जो लेंथ ऑफ कंडक्टर थी वो इतनी थी, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता था? कॉलिजन हो रहा था, कॉलिजन की वजह से जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ कंडक्टर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब अगर मान के चल लीजिए कि मैंने इस कंडक्टर की थिकनेस बढ़ा दी, इतना कर दिया कंडक्टर, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया इसका? बढ़ा दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो आपको पता है अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी रोड पे जा रहे हैं, अगर उस रोड की विड्थ को मैंने बढ़ा दिया तो उस केस में जो पहले आपको कठिनाई हो रही थी आगे जाने में, जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, तो अब वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? कम की ज़्यादा? कम हो जाएगा। तो इट मीन्स कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। So resistance is inversely proportional to the area of cross section of that conductor. Area of cross section of conductor. दोनों को अगर हम यहाँ पे कंबाइन कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L बाई ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रो L बाई ए। तो ये जो रो है वही है यहाँ पे कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, और इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ओके। और आपको ये भी याद रखना है कि जिस हिसाब से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वैसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो उसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा? कंडक्टर की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब कंडक्टर की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कॉलिजन बहुत ही वाइग्रस फॉर्म में टेक प्लेस होता है, और जब कॉलिजन बढ़ जाएगा तो इट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके। और इसी के हिसाब से हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी बोली थी कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए है। तो किस हिसाब से यहाँ पे हम रो को डिफाइन करेंगे? इफ़ लेंथ ऑफ कंडक्टर मैंने 1 ले लिया, यूनिटी ले लिया,
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर यूनिटी ले लिया, तो उस केस में 1 और 1 यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे रो की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ जाएगी, आर के इक्वल निकल के आएगी। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी is defined as the resistance offered by conductor having unit length and unit area of cross section। ठीक है, ये चीज़ ना। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट की बात करूँ तो पहले तो उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, रो यहीं पे रहेगा, आर के साथ ए मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा और लेंथ ऑफ कंडक्टर नीचे आ जाएगा। इसे अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट क्या निकल के आएगी, एसआई यूनिट। सॉल्व करते हैं यहीं पे। रेजिस्टेंस को किस में हम मेजर करते हैं, ओम में। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या निकल के आ गई है, ओम मीटर। Ohm meter is the unit of resistivity।